नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश और प्रदेश में मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने मौत के आंकड़े को बढ़ा दिया, लोगों में भारी डर को पैदा कर दिया। ये जानलेवा महामारी अब कहर बन चुकी है। हालांकि इस महामारी को हराना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी आपकी सतर्कता और जानकारी, आप इस पर पूरी तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। इस जानकारी और उपाय को हम आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 के जरिए खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर लेकर पहुंचे हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए आप एक्सपर्ट डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और उनसे अपने सवाल पूछकर न सिर्फ अपनी शंकाओं को आप दूर कर सकते हैं, बल्कि वो तमाम उपाय आप घर बैठे जान सकते हैं जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। तो अपने इस खास शो के जरिए हमारी कोशिश है आप तक सही जानकारी सही माध्यम से पहुंचाने की। भ्रम से समस्या बड़ी होती है, गंभीर होती है, और ऐसे में सही वक्त पर सही जानकारी और डॉक्टर तक आपकी पहुंच घर बैठे सुरक्षित माहौल में आपको मिल सके, इसलिए न्यूज 18 इस खास शो के जरिए आप तक उन डॉक्टरों को लेकर पहुंचा है जिसके सुझाव और जिनकी जानकारी से आप इस कोरोना पर जीत हासिल कर पाते हैं। हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराते चले। हमारे साथ नामचीन डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, जो कि पूर्व अधीक्षक हैं पीएमसीएच के, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर उमेश कुमार बदानी, डीन है पटना एम्स के, सर आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही साथ डॉक्टर उत्पल आनंद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं गैस्ट्रोलॉजी विभाग पटना एम्स के, सर आपका भी बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर उत्पल आनंद आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि जब बात किसी ऐसे संक्रमण की होती है जो आंखों से तो नजर नहीं आती, लेकिन उसका कहर लोगों पर टूट रहा है, लोग डरे हुए हैं, एक एक जानकारी उन तक पहुंचाने की कोशिश हमारी बनी हुई है। इस बीच लोगों के जहन में यह भी कि क्या गैस्ट्रो प्रॉब्लम जो है वो भी एक सिम्टम है, एक लक्षण है कोरोना को समझने या उसको लेकर सही वक्त पर डॉक्टरी सलाह की? जी, ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि इस बार की जो सेकेंड वेव हुआ है इस पे 1/3 ऑफ द पेशेंट्स पेट से संबंधित समस्याएं लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि डायरिया होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना। ये किसी भी चीज तरीके से डायरेक्टली चेस्ट से या लंग्स से संबंधित नहीं है, लेकिन और इससे पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंपली लूज मोशन है, कुछ खाने की वजह से है या कुछ है। एक्चुअली ये कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। इसलिए अभी जीआई सिम्टम्स को बहुत ही प्रमुखता से देखा जा रहा है, स्पेसिफिकली बच्चों में। ये वेव बच्चों को भी काफी इन्फेक्ट कर रहा है और बच्चों में फीवर से ज्यादा प्रॉब्लम लूज स्टूल्स और पेट में दर्द और वॉमिटिंग लेकर के आ रहा है। अगर फीवर के साथ में ये जीआई सिम्टम्स भी साथ में हो रहा है तो ये हमेशा अभी के समय में डायग्नोसिस कोविड की तरफ जाता है, अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। इसलिए ये बहुत ऑब्वियस सिम्टम है। अगर जीआई सिम्टम्स है तो ये कोविड ही अभी मानना चाहिए, जब तक कि प्रूव अदरवाइज दूसरे तरीके से। डॉक्टर उत्पल आनंद, बच्चों में इस लक्षण को कब हम बहुत गंभीरता से लेने लगे? क्या लूज मोशन की जो समस्या है वो 1 या 2 लूज मोशन हो रहे हैं, तब तक इसे घर में जो ट्रीटमेंट पहले से लोगों को जानकारी के तौर पर है उसे लेकर के इंतजार किया जा सकता है, या पहले ही लूज मोशन के साथ या दूसरे ही के साथ आप डॉक्टरी सलाह ले लीजिए? बड़ों में और छोटों में इसे कब गंभीर माना जाए, कब डॉक्टरी सलाह ली जाए? जी, ये जो सिम्टम्स है इन टोटलिटी लेना होता है। अगर ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है, जैसे कल कुछ पहले कुछ खराब कुछ खाया हुआ हो या पानी से संबंधित कुछ इस तरीके से है, या सभी लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब सभी एक परिवार के लोग इससे ग्रस्त नहीं है, तो ये सिम्टम्स को ओमनेस मानना चाहिए कि अचानक लूज स्टूल शुरू हो गई, पेट में दर्द हो गई, फिर एक दिन के बाद में बुखार आ गया, बुखार आने के बाद में खांसी भी आ रही है, तो इन टोटलिटी ये सिम्टम्स शो करता है कि ये कोविड हो सकता है। साथ में आज अगर बच्चे को हुआ, 2 दिन के बाद किसी एडल्ट हैं, उनके माता पिता उनको भी हो गया, या फिर माता पिता से शुरू हुआ बच्चों में भी आ गया,
तो ये सारे इन टोटलिटी सब चीज देखना पड़ता है कि साथ में जो लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग जो पहले इसको कोई बिल्कुल ही वायरल से नहीं जोड़ते थे, लेकिन साथ में अगर बुखार भी आ रही है या खांसी साथ में आ रहा है, तो ये सारे जो निशानी है आज के इस वक्त में जहां पर संक्रमण के नेचर में भी बहुत जल्दी तब्दीली हो रही है, लक्षण बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं और कई लक्षण जो हैं जो पहले शायद इसे कोरोना न माना जा रहा हो, लेकिन आज इस वक्त में आपको हर एक लक्षण को नोट डाउन करना है और उसके रिपीटेशन पर ध्यान देते हुए डॉक्टरी सलाह सही वक्त पर लेनी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, और हमारे साथ इस वक्त जो कॉलर जुड़े हैं मैं चाहूंगी रोशन गया से, आप अपना सवाल पूछिए रोशन। हाँ, सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा सवाल ये है मैम, 2 सवाल है जी। पहला सवाल है कि जब वैक्सीन कोई भी व्यक्ति लेता है तो कम से कम उसको कितना दिन तक सुरक्षित रखा जाए लोगों से दूरी बना करके, और दूसरी सवाल है कि क्या वो फिर कितने दिनों के बाद कुछ लोग से मिल सकते हैं या टीचिंग लाइन में हैं तो कितने दिन के बाद वो बच्चों के बीच पढ़ा सकते हैं। चलिए डॉक्टर उमेश कुमार बदानी से मैं चाहूंगी कि सर आप इनके समस्या का समाधान कीजिए, इन्हें बताइए कि वैक्सीन को लेकर कब तक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं या फिर कब तक ये एहतियात बरतें। जी धन्यवाद रोशन जी, ये सवाल बहुत अच्छा है और वैक्सीन लेने से सुरक्षा से बचना है ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के साथ भी हमारी जो सुरक्षा की चीजें हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी करना, अच्छा खान पान रखना, ये वैक्सीन लिए हैं तो भी और वैक्सीन नहीं लिए हैं तो भी इसका पालन करना जरूरी है। वैक्सीन आपको ये सुविधा नहीं देता है कि आप वैक्सीन ले लिए तो मास्क नहीं लगाएंगे, जो मन चाहे करेंगे, भीड़ वाले इच्छा में जाएंगे। वैक्सीन का असर आने में कम से कम 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है और दोनों डोज के बाद ही ज्यादा उसका प्रभाव आता है। तो दोनों वैक्सीन लेना जरूरी है और लेने के बाद जो आपकी जरूरी कामकाज है उसको करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ है। वैक्सीन लेना आदमी को ये नहीं कहता है कि अब आप सुरक्षा लेना बंद कर दीजिए, चाहे आप टीचर हो या और कोई काम करते हो, वैक्सीन लेना भी जरूरी है। और वैक्सीन लेने के बाद जब बीमारी होती है तो ऐसा देखा गया है कि वो हल्की मात्रा में प्रभाव उसका होता है, और जो अगर वैक्सीन नहीं लिए हुए तो बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। इसलिए वैक्सीन से सुरक्षा को जोड़ना सही बात नहीं है। आप वैक्सीन भी लें और सुरक्षित भी रहें, ये सबसे बड़ी चीज है। रोशन जी धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए रोशन जी ने जो पूछा है उनका मूल मतलब ये था कि वो कहते हैं कि अगर किसी ने वैक्सीन लिया और उसको कोई प्रतिक्रिया हुई अथवा नहीं हुई तो उनको कितने दिन आइसोलेशन में जाना है। मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि वैक्सीनेशन के बाद किसी आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। सामान्यतः अगर कोई प्रतिक्रिया होती है और कहीं हल्का सा बुखार वगैरह आता है, रिएक्शनरी फीवर आता है, तो वो पैरासिटामोल से नियंत्रित हो जाता है। इसलिए वैक्सीनेशन के बाद कोई आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारे मित्र ने सब कुछ बता दिया है। धन्यवाद राजीव जी इस एडिशन। बिल्कुल डॉक्टर राजीव, लेकिन लोगों के मन में अब ये भी विचार आ रहा है कि जैसे पहले सभी जो जानकारी ये बता रहे हैं कि पहली वैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन का डोज लेना भी बहुत अनिवार्य है। ऐसे में कोविशील्ड को लेकर के इसके टर्म्स में, इसके टेन्योर में बदलाव कर दिया गया है, तो क्या अब जब इसके ड्यूरेशन बढ़ा दिए गए हैं तो उस दौरान लोग अब आशंकित हैं कि भाई अब इतने दिनों बाद हमें ये दूसरी डोज मिलेगी, तब तक हमें क्या करना चाहिए, ये डोज जल्द क्यों नहीं मिल रही है, इस तरह की भी शंकाएं हैं। देखिए, जहां तक डोज के गैप का सवाल है, वो गैप बिल्कुल साइंटिफिकली एनालाइज करने के बाद हम लोग फिक्सअप किया है। एक्चुअली डोज में जो एंटीबॉडी व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं, उनका जो प्रोलंगेशन होता है वो काफी दिनों तक रहता है, करीब 6 महीने तक रहता है। इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशिएशन कब होगा, सबसे ज्यादा इसका दुगनापन कब होगा, सबसे ज्यादा इसका बहुलीकरण कब होगा, सबसे ज्यादा ये प्रभावी कब होगा, ये निर्धारित करने के लिए साइंटिफिक पैरामीटर्स पर बार बार हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो अभी तक जो वैज्ञानिकों ने पाया है, वो जो समय काल है या समय की दूरी है, जो वैक्सीनेशन गैप है, उसको हम लोग एडवोकेट कर रहे हैं और सरकार जो एडवोकेट कर रही है वो डॉक्टरों के पैनल के अनुशंसा के आलोक में कर रही है। इसलिए लोगों को उसी
के हिसाब से वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, अजय। अजय, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, हमने कोवैक्सीन पहले लिए हैं सुई, आज से 7 दिन पहले, और कुछ वीकनेस में लग रहा है, तो क्या मतलब ताकत की दवा ले सकते हैं? डॉक्टर साहब, हमने कोवैक्सीन पहले लिए हैं जी। डॉक्टर राजीव रंजन, आप ही इनकी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, आपको थोड़ी कमजोरी लग रही है और थोड़ा आपको अगर कुछ लग रहा है कि शक्ति का ह्रास हुआ है, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस वैक्सीनेशन से आपको कमजोरी लगे। कमजोरी लगना, इसका कोई साइड इफेक्ट हम लोगों ने आज तक नहीं सुना है, तो ये वैक्सीनेशन की वजह से नहीं है। रही बात टॉनिक लेने के लिए, तो आप स्वतंत्र हैं। अगर आप कुछ अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किसी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के एडवाइस से कुछ दवाएं लेते हैं, और अभी बहुत सारी दवाएं हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, तो वो दवाएं आप निश्चित रूप से ले सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आप कुछ दवाओं को अगर प्रिस्क्राइब भी कर पाएं, बता भी पाएं, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलकर फिर किसी ऐसे डॉक्टर के चक्कर में ना पड़ जाएं जिनके सुझाव के बाद उन्हें और दूसरी तरह की परेशानी हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि अगर कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब्ड दवाएं हैं जो लोग ले सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति उनकी दिखती है, जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, तो आप जरूर प्रिस्क्राइब करें। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो विटामिन सी की गोली जो हम लोग कहते हैं, जो साइट्रस फ्रूट्स में है, और वो लेना आवश्यक है, और उससे इम्यूनिटी बढ़ती है जी। तो कई विटामिन सी की गोली लिमसी और सक्सी के नाम से आती है। 500 मिलीग्राम की गोली होती है, 2 गोली तक रोज ली जा सकती है। ज्यादा गोली लेने से हाइपर विटामिनोसिस भी हो सकता है, लेकिन 2 गोली तक वो एक छोटे अंतराल तक, छोटे अवधि तक ले सकते हैं। इसके साथ एक और ट्रेस एलिमेंट्स है जिंक। तो जिंक की गोली, जिंक के साथ सेलेनियम और कॉपर, ये कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ने और कुछ राष्ट्रीय कंपनियों ने भी ऐसी दवाएं दी हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। वो आप ले सकते हैं। इन दोनों को लेने में कोई हर्ज नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स एक कॉमन फैक्टर है जो नर्व्स को और आपके स्ट्रेंथ को, आपके बॉडी बिल्डअप को मजबूत करता है, वो आप ले सकती हैं। हमारी देशी औषधि प्रणाली में कई तरह की, जैसे गोलोई की चर्चा लोग करते हैं, गोलोई की गोली भी आ गई है जो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं, आप ले सकते हैं। ऐसी कई दवाएं हैं। काढ़ा लोग पीते हैं, इससे भी कोई नुकसान नहीं है। स्टीम इनहेलेशन लेते हैं। स्टीम इनहेलेशन लेने में एक ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जो स्टीमर से स्टीम ले रहे हैं, उससे भी म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना का एक पेपर आ गया है। और साथ ही साथ ये आवश्यक है कि जो स्टीम ले रहे हैं वो साफ पानी का स्टीम ले। कई बार गंदे पानी का भी स्टीम लेते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। सारी सावधानी के साथ कम से कम दवाइयों का उपयोग और दवाइयों का संयमित उपयोग और आत्मविश्वास के साथ कोरोना से लड़ाई लड़नी है। यही हमारे जीत का लक्ष्य है और यही हमारे जीत का मूल मंत्र भी है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, संतोष। संतोष, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। संतोष, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरे एक हमारे सर हैं, तो कल लिए थे वैक्सीन, तो थोड़ा कुछ दिक्कत आ रहा था उनको। ऐसे सर नाम हुए उनको। दिक्कत किस तरह की उन्हें आ रही है संतोष? आपके सर की दिक्कत क्या थी? चक्कर टाइप के आ रहा था और भूख में थोड़ा कमी हो रहा था और गला बार बार सूख रहा था और चक्कर टाइप को आ रहा था। देखिए, आपके सर को आपके सर की जो समस्या है वो एक चक्कर की समस्या जहाँ तक है, तो वो तो उनको अपना ब्लड प्रेशर एक बार चेक करा लेना चाहिए। दूसरा, ये गर्मी का दिन है, अगर धूप में एकाएक ठंडे में आए हों तो उसके वजह से भी टेम्परेचर वेरिएशन से चक्कर आ सकता है। तो एक ब्लड प्रेशर चेक जरूर करा लें। और इसमें कोई आपके जो वैक्सीन के रिएक्शन की कोई बात नहीं है, ये वैक्सीन से संबंधित मामला नहीं है, सामान्य बीमारी है, इसका यथोचित उपचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि लोग साइकोलॉजिकली भी कई वजहों को अपने अंदर फील करने लगते हैं। वैक्सीन लिया गया है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे जरूरत से ज्यादा प्यास लग रही है या घबराहट जैसी फीलिंग आ रही है। वैसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मन जो है, व्यक्ति का मन है, वो उनके तमाम सोच को प्रभावित करता है। अगर आप सीधी सी बात करें कि अगर आप किसी भयानक दृश्य की कल्पना करती हैं तो आपके अंदर स्वयं भय का भाव आ जाता है। तो इस बीमारी में इतनी भयावहता लोगों ने देखी है और वास्तविकता में हुई भी है कि लोगों के मन में एक भय का वातावरण है और हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है और असुरक्षा वास्तविक भी है। तो ऐसे समय में
हम कहते हैं कि हर बुरे दिन की एक अच्छी सुबह होती है, हर बुरे रात का एक अच्छा सवेरा होता है। बिल्कुल, तो आप अपने आत्मबल को बनाकर रखें, पॉजिटिव फीलिंग को बनाकर रखें, और इससे बड़ी कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। एपिडेमिक्स भी यही, और हिस्ट्री ऑफ एपिडेमिक्स भी यही बताती है कि हम जब कभी भी इस एपिडेमिक के दौर से गुजरे हैं तो हम कामयाब होकर गुजरे हैं। जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और मेडिकल मेथोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तब ह्यूमन रेस ने ये लड़ाइयां जीती हैं। आज तो हम 6 महीने में वैक्सीन लेके आए हैं, हम तीसरी वेव और ऐसे में आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि देखिए आपके पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं, आपको जानकारी जो है वो आसानी से उपलब्ध हो पा रही है, आप सही जानकारी के साथ सही उपचार लेते हैं, सही वक्त पर लेते हैं, तो आप किसी भी समस्या पर जीत हासिल कर सकते हैं। नागालैंड से हमारे साथ श्रीके सिंह एक कॉलर जुड़ के हैं। श्रीके सिंह, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हमारा अस्थमा का शिकायत है जी, तो न्यूरोलॉजिस्ट सुबह दोनों लेना पड़ता है, तो क्या इंजेक्शन ले सकते हैं? डॉक्टर उत्पल आनंद, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इन्हें सजेस्ट करें कि चूंकि अस्थमा के पेशेंट हैं, बता रहे हैं काफी वक्त से, तो क्या वो वैक्सीनेट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये अस्थमा कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशंस के लिए, और ये बिल्कुल हो सकते हैं, और इस पे मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ ही कंट्राइंडिकेशन है जिसमें कि लोग नहीं लेते, लेकिन इसमें अस्थमा नहीं आती है। और इनफैक्ट आस्थमेटिक पेशेंट्स को और आगे बढ़ के वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद पहले से ही सांस की बीमारी से ग्रसित हैं। अगर दोबारा कहीं कोरोना होता है तो वो उसका थोड़ा सिवियरिटी उस पर ज़्यादा होता है, इसलिए बिल्कुल शंका नहीं रखें और तुरंत जा करके जो भी उनका अपने टर्न के हिसाब से अपने वैक्सीनेशन को लें। बिल्कुल। डॉक्टर उमेश बदानी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके तजुर्बे के हिसाब से जानना चाहूंगी, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उन्होंने कोरोना को मात दे दी है, अब वो निगेटिव हो चुके हैं, उन लोगों को कितना ड्यूरेशन रखते हुए वैक्सीनेट होना चाहिए? क्या उन लोगों को, चूंकि उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी होगी, तो क्या वो बहुत जल्द अगर वैक्सीनेट ना भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इस तरह की भी सोच रखनी चाहिए? जी धन्यवाद। जो ऑलरेडी बीमारी से पीड़ित होकर के अच्छा हो चुके हैं उनको भी वैक्सीन लेना है, लेकिन उनको बीमारी से ठीक होने के तुरंत बाद वैक्सीन नहीं लेना है। कम से कम 6 से 8 हफ्ते के बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं। ये सही है कि बीमारी के कारण उनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई है, लेकिन हमारा वायरस भी रोज रूप बदल रहा है, तो जो वैक्सीन है वो एक के अलावा अन्य जो म्यूटेशंस हुए हैं, ऐसा देखा गया है कि यह वैक्सीन उस पर भी प्रभावी हैं। तो और जो बीमारी के कारण जो एंटीबॉडी बन रही है उसका भी एक समय होता है, उसके बाद देखा गया है कि उस एंटीबॉडी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो साइंटिफिक स्टडी से आया ये रिकमेंडेशन है कि 6 से 8 हफ्ते के बाद जो ठीक हुए व्यक्ति भी हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं कि उनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, उन लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप 6 से 8 हफ्ते के बाद जरूर वैक्सीनेट हो, और वैक्सीनेशन सभी के लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है भागलपुर से, पिंकी। पिंकी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कल मेरा बेटा जो है वैक्सीन लेके आया है और उसको बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, उसके लिए क्या करना है? डॉक्टर उमेश, बेटे की उम्र क्या है? 80+। जी जी, उनका सर ने जो सवाल पूछा उसका उम्र कितना है? 18 वर्ष से ज्यादा ऊपर हो रहा है। अच्छा, तो एक तरह से वो एडल्ट ही है, तो जी ठीक है। तो वो वैक्सीन लेने के बाद बुखार आना एक सामान्य प्रक्रिया है। वो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर उस वैक्सीन के लिए के अगेंस्ट में रिएक्ट कर रहा है। तो सामान्य पैरासीटामोल जो विभिन्न नाम से आता है बाजार में, अगर उसका वजन ठीक ठाक है 60 किलो के करीब में है, तो 500 या 650 मिलीग्राम की एक गोली दिन भर में 3 बार ले सकते हैं। 1 या 2 दिन जब तक बुखार रहेगा और उसके बाद बुखार ठीक हो जाएगा तो कोई और दवा लेने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद बुखार आना एक सामान्य हम लोग साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, या वैक्सीन लेने के इंजेक्शन के जगह पे थोड़ा दर्द हो सकता है, ये भी सामान्य रिएक्शन है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार बहुत ज्यादा दिन तक रहता है और उसके साथ खांसी या अन्य सिम्टम आते हैं तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन लेने के समय ही वो आदमी कोरोना से पीड़ित हुआ।
तो ये सोच करके कि ये वैक्सीन के कारण हो रहा है, अगर 1 या 2 दिन तक बुखार रहता है, ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अन्य सिम्टम या अन्य लक्षण भी आने लगते हैं, खांसी है, बुखार है, सांस की तकलीफ है, तो देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर उमेश बदानी आपने दी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, नवीन। नवीन, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नवीन, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, डॉक्टर साहब हमको ये पूछना है जी कि कोवैक्सीन हमने लिया है जी, जो कोवैक्सीन लेने के बाद हम लोग कितने दिन अंतराल के बाद हम दूसरा डोज ले सकते हैं? डॉक्टर राजीव रंजन, मैं चाहूंगी कि आप इनके समस्या का समाधान करें। जानकारी का अभाव है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं कि आखिर पहली डोज के बाद दूसरी डोज कोवैक्सीन को लेकर कितने अंतराल होनी चाहिए, कोविशील्ड को लेकर क्या अंतराल होनी चाहिए? इन्होंने बताया है कि कोवैक्सीन का 1 डोज इन्होंने लिया है, अब दूसरा डोज इनको अगले डोज के इनको तारीख उस एजेंसी से मिल गई होगी, 1 महीने के अंतराल के बाद इनको दूसरा डोज लेना है। बिल्कुल, तो कोवैक्सीन की डोज के साथ डॉक्टर राजीव ये है कि आप 28 दिनों के बाद वैक्सीनेट होंगे, दूसरा डोज आप ले सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड के साथ इस टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में क्या कोविशील्ड लिए हुए लोगों को इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ये आप इसे अपने साथ सुरक्षा से जोड़कर ना देखें, ये अगर आपके अंदर इस दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल का तो पालन करना ही है और आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होने लगती है। हाँ बिल्कुल, 1 डोज लेने के बाद भी आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ जाती है और आप काफी हद तक कोरोना से बचाव कर लेते हैं। इंग्लैंड में और अमेरिका में यही पॉलिसी चलाई गई थी कि पहले 1 डोज सबों को दे दिया जाए ताकि एक मिनिमम प्रोटेक्शन लेवल सबका आ जाए। हिंदुस्तान में भी जिन लोगों को 1 डोज मिल गया है वो काफी हद तक सेफ है, और अगर उनको कोरोना होता भी है तो उसकी भयावहता उतनी नहीं होगी जितने की अनवैक्सीनेटेड आदमी की होगी, अर्थात वो जानलेवा हो। जिन लोगों को डोजेस पहली डोज भी नहीं लगी है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए बेगूसराय से, रंजन। रंजन, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ और मुझे सोराइसिस भी है, क्या हम वैक्सीन को ले सकते हैं? तो आप हाइपरटेंशन के भी मरीज हैं, इन्हें हाइपरटेंशन की भी समस्या है। डॉक्टर उत्पल आनंद, मैं चाहूंगी कि आप जरूर सजेस्ट करें इन्हें कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें वैक्सीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोराइसिस की भी समस्या है, बता रहे हैं। हाइपरटेंशन कार्डिक प्रॉब्लम है और उस पर ये कोमॉर्बिडिटी की तरह लेते हैं, जिसमें कि अगर कोरोना उनके बैकग्राउंड में होता है तो वो काफ़ी सीवियर हो जाता है। तो ये हाइपरटेंशन एक्चुअली इंडिकेशंस है कि एक बिल्कुल ही ले, मतलब वैक्सीनेशंस में बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं बनती है, और इसमें को दोनों ही बीमारी में अभी इस वक्त तक कोई ऐसा कंट्रा इंडिकेशंस नहीं है कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। इसलिए सोराइसिस की समस्या भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर उत्पल आनंद, सोराइसिस की भी समस्या ही नहीं है। तो सोराइसिस काफी सारे स्टेजेस में होती है, डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है। अगर अभी बिल्कुल कंट्रोल्ड है और स्टेरॉइड इस सबों से ये कंट्रोल्ड में है, तब भी वैक्सीनेशंस कोई कंट्राइंडिकेशंस अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड एटलीस्ट ये दोनों में अभी नहीं देखा गया कि वो नहीं ले, इसलिए वो जा करके बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके लिए भी सजेस्टेबल है, आप जरूर लीजिए। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आपके सामने एक ब्रह्मास्त्र की तरह है ये वैक्सीन। इस वैक्सीन को आप खुद भी लें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि इस वैक्सीन की वजह से आप सुरक्षित होते हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षित कर पाते हैं। और सही वक्त पर सही जानकारी के लिए आप जरूर हमारे नंबरों पर, जो हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश आउट हो रहे हैं, इस पर कॉल करें। डॉक्टरों से सही जानकारी के साथ आप अपना इलाज और उपचार जरूर जारी रखें। हमारे साथ पटना से कॉलर जुड़ गए हैं, शुभम। शुभम, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी को, मुझे और मेरी बहन, उनकी एक 8 महीने की बच्ची है, उन्हें मतलब शुगर हुआ था हम सभी को, और खाने का टेस्ट भी जा चुका था और उसके बाद हमारा स्मेल भी जो था वो भी जा चुका था, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग रिकवर कर चुके हैं। और मेरी मम्मी जो है फर्स्ट डोज ले चुकी है, तो क्या वो इंजेक्शन अभी ले सकती हैं? और हम लोग जो अभी जस्ट रिकवर किए हैं, तो वो इंजेक्शन हम लोग ले सकते हैं या नहीं?
डॉक्टर उमेश बदानी, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इन्हें बताएं। इनका दो सवाल है कि माता जी ने पहली डोज ले ली है जी, और ये बाकी जो दोनों लोग हैं इन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं ली है, तीनों ही के तीनों पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि इन्होंने बताया इन्होंने कोई टेस्ट लगता है नहीं करवाया है कोविड का, लेकिन अगर ये जो लक्षण बता रहे हैं वो आज के समय में ये हमें मान के चलना होगा कि इनको कोविड हुआ है। तो इस चीज को मानते हुए ऐसे तो एंटीबॉडी टेस्ट भी अवेलेबल है, वो करवाया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी कराते हैं तो माता जी 1 से 1.5 महीने के बाद दूसरा डोज ले लेंगी। और ये बाकी लोग जो हैं वो अगर टेस्ट करवा लिया होता कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है तो एक अच्छी बात होती। अगर नहीं भी कराए हैं तो ये मान के चलना है कि इन्हें कोविड ही हुआ होगा, और तब ये 1 से 1.5 महीने के भीतर में वैक्सीन अवश्य ले ले। और इस बीच में सुरक्षा के सारे उपाय अपनाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बीमारी हो गया या वैक्सीन ले लिया तो हम सुरक्षा को अपनाना बंद कर दें, क्योंकि यही है वैक्सीन और सुरक्षा, यही 2 चीज है जो हमें बीमारी से बचाता है। तो इस केस में आपको एक डिफरेंस के बाद वैक्सीन लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बीच कई लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब 2 वैक्सीन हमारे पास है, इन दोनों वैक्सीन में ज्यादा कारगर कौन सी है? अगर हमें स्लॉट कोविशील्ड का मिल रहा है तो क्या हमें कोवैक्सीन के लिए इंतजार करना चाहिए? अगर हमें कोवैक्सीन का स्लॉट मिल रहा है तो क्या हमें कोविशील्ड के लिए इंतजार करना चाहिए? दोनों में बेहतर कौन से हैं, किनका चयन हम करें? दोनों के दोनों बेहतर हैं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि 2 आम मिल रहा है, कौन सा आम बेहतर है? ऐसा नहीं है। जिनको जो वैक्सीन मिले, चूंकि हमारी सरकार ये व्यवस्था कर रही है, उसके माध्यम से हर आदमी को रजिस्ट्रेशन कराना है, उनको सेंटर दिया जा रहा है और उस सेंटर पे जो वैक्सीन अवेलेबल है उन्हें वही वैक्सीन लगाना चाहिए। जब ये फ्री मार्केट में आएगा तब ये समस्या होगी कि हम कौन सा वैक्सीन लें। अभी तो तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी मार्केट में आ गया है, जो रशियन वैक्सीन है, लेकिन जिनको आसानी से गवर्नमेंट इनको मुफ्त दे रही है, जिनको दोनों वैक्सीन बराबर में प्रभावी है, दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं है कि एक वैक्सीन बेहतर है और दूसरा वैक्सीन नहीं बेहतर है। तो बिल्कुल इस तरह की किसी भी कंफ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। आपके पास जो भी वैक्सीन उपलब्ध है उसे जल्द से जल्द लें, अपने आप को सुरक्षित करें, और सभी उतनी ही प्रभावी है, इसमें चयन की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो उपलब्ध है, आपको जिसका भी अलॉटमेंट मिलता है वहां पर आप जाकर वैक्सीनेट जरूर हो। और वैक्सीनेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का, उसके गाइडलाइंस का पालन न करें, उस वक्त भी आपको एहतियात की उतनी ही जरूरत है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से एक कॉलर जुड़ गए हैं, बादल, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, नमस्ते। मेरा एज 22 साल है, मेरा बीपी लो है, लीवर इंफेक्शन है, क्या हम इंजेक्शन ले सकते हैं? डॉक्टर राजीव रंजन, देखिए, इन्होंने बताया कि इनको लो ब्लड प्रेशर है और इनको लीवर में इन्फेक्शन है जी। तो लीवर का इन्फेक्शन का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। लीवर इन्फेक्शन करके कोई ऐसी बीमारी नहीं है, संभवतः ये इनको इंडाइजेशन वगैरह की शिकायत है। जो इन्होंने बताया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वैक्सीन नहीं लेने का प्रश्न नहीं उठता है। और इतनी भयंकर तौर पर कोविड की बीमारी फैली हुई है कि अगर ये वैक्सीन नहीं लेंगे तो इनको दिक्कत हो सकती है, तुरंत वैक्सीन ले लें। बिल्कुल, तो देखिए किन्हें नहीं लेना है ये शायद जानना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो क्या ऐसे क्राइटेरिया है डॉक्टर साहब कि इन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग ले सकते हैं। तो जो लोग नहीं ले सकते हैं, क्या उन्हें डिस्टिंग्विश किया गया है? उन्हें लेकर एक कोई क्लियर गाइडलाइन है क्या? देखिए, जो नहीं लेने वाली बात है, ऐसा कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि इनको नहीं लेना है। लेकिन जो लोग बहुत टर्मिनली इल हैं, जो कैंसर के एडवांस स्टेज में हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्लीटेटेड कंडीशन में हैं, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, जिनको बहुत सीवियर एंटी इम्यूनिटी ड्रग चला है, इम्यूनोसप्रेशन चला है, उनके लिए एक मेडिकल कंट्रोल की ज़रूरत है। और मेडिकल कंट्रोल में ये डिसाइड होना है कि उनको न पढ़ना है या पढ़ना है। सामान्यतः ये माना गया है कि हर किसी को वैक्सीन लेना है, और वैक्सीन जीवन रक्षक है, समाज रक्षक है, रोग निरोधक है, और कोरोना के खिलाफ एकमात्र अस्त्र है। बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं शमशाद गिरिडीह से। शमशाद, आप अपना सवाल पूछिए। जी, बोल रहे हैं ये इंजेक्शन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट है क्या?
शमशाद, आप अपनी लाउड जरा अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, आप अपना सवाल दोहराइए। शमशाद जी, आपने पूछा कि इंजेक्शन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग साइड इफेक्ट के इस माया जाल में फंस रहे हैं वो अपने मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है और गलत सूचनाएं लोगों को डाली जा रही है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं और इसका प्रभाव कम है और ये कर देने से ये ठीक हो जाएगा, कोरोना ठीक हो जाएगा। ये सब भ्रम है। ये विज्ञान का युग है। बीमारी का वैज्ञानिक इलाज होना चाहिए। अगर जीवन बचाना है अपना, अपना परिवार और अपने समाज का, बीमारी न फैले तो कृपया वैक्सीन जरूर लें, किसी जाहिलियत में न पड़े। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर राजीव रंजन आपने दी है। इस वक्त ये लोगों को समझना है कि आपके लिए, आपके अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए इस वक्त इस कोरोना के चेन को तोड़ना, इसके संक्रमण को कम करना और इसे पूरी तरह से खत्म करने को लेकर आपकी एक समझदारी, आपकी एक कोशिश वैक्सीनेशन के जरिए आप अपनी भूमिका अदा जरूर करें। लोगों को इस बात को लेकर जागरूक करें कि वैक्सीन लेने से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि आप सुरक्षित होते हैं, आपका परिवार सुरक्षित होता है। डॉक्टर उमेश कुमार बदानी, मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूँ, चूंकि गांव देहात के बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्निकलिटी को नहीं समझते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या है कि वो कैसे पोर्टल पर जाएं, कैसे इसे फिल करें, कैसे जाकर वैक्सीनेशन का हिस्सा बने। कई लोग सेंटर्स पर सीधे पहुंच जा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो भी जा रहा है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें कौन सा डोज पड़ा है, तो क्या वो दूसरी डोज कौन सी लगेगी, उन्हें इस बात की जानकारी ना हो, कहीं दूसरी डोज उन्हें वैक्सीन की लग जाए, इस असमंजस से कैसे बचा जाए? देखिए, सही कहा आपने। गांव में और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग या ऐसे लोग जो मोबाइल और स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके साथ ये दिक्कत आ रही, क्योंकि अभी वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है सरकार के द्वारा, वो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फिर रजिस्ट्रेशन पे मोबाइल में इंफॉर्मेशन आता है, सूचना आती है कि आपको ये सेंटर अलॉट हुआ है और तब ये पहला डोज पड़ेगा और फिर दूसरे डोज की भी सूचना उनको मोबाइल में आती है। लेकिन अच्छी बात है कि आज के समय में हमारे गांव में वह वर्ग जो यंग है, जो और हर परिवार में, जैसे मैं भी अपने माता जी का रजिस्ट्रेशन हमने खुद कराया, वो 80 साल की हैं, वो खुद नहीं कर सकती थी, लेकिन हमने कराया और उनको जाके वैक्सीन भी दिलवाया। इसलिए हमारे समाज में जो यंग लोग हैं, जो इंटरनेट और मोबाइल करते हैं, वो वॉलेंटियर का काम करें, वो अपने समाज के, अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के लोगों को बताएं, समझाएं और उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा दें और अगर हो सके तो उनको सेंटर पे ले जाके वैक्सीनेट भी करा दें। बिल्कुल, ये बहुत इसके अलावा मोबाइल में, जिस मोबाइल को रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस पर यह सूचना आती है कि उनका पहला डोज है और बाद में फोन करके लोग पूछते भी हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। वो 4-5 सवाल भी पूछा जाता है मोबाइल में कि वैक्सीन देने वालों ने आपको बताया कि नहीं, क्या करना है। और अच्छी चीज है कि इसका लगभग 1 वर्ष हो गया है वैक्सीन देते हुए और कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट अभी तक पूरे विश्व में इस वैक्सीन का अभी तक नजर नहीं आया है। हमारे यहाँ भी एम्स पटना में पिछले 1 साल से ट्रायल भी चल रहा था वैक्सीन का और हमारे सारे लोगों ने लगभग वैक्सीन लिया है, जिनको हम रोज देख रहे हैं और किसी में भी कोई ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न हुई है वैक्सीन। रैदर जितने लोगों को पॉजिटिव हुए वो सब सुरक्षित हैं और उनको अस्पताल आने की जरूरत पहले नहीं से पड़ी है। वैक्सीनेट किया गया था, वो दोबारा पॉजिटिव भले हो गए हों लेकिन उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और यही विश्वास ये वैक्सीन दिलाता भी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बिहार शरीफ से, कुमार कुंदन। कुंदन, अब अपना सवाल पूछिए। मैम, एक्चुअली मैं डायबिटिक पर्सन हूँ, तो मेरा डायबिटिक ज्यादा नहीं रहता है, ऑलवेज 200 से नीचे रहता है और मैं टैबलेट लेता था। बट क्या फिलहाल मैं पटना पीएमसीएच में दिखाता था सुरेंद्र सर से, बट वो देख नहीं रही है, तो अभी मैं उनका ही इंसुलिन ले रहा हूँ, तो मेरा डायबिटीज अभी ठीक रहता है 120-30। क्या मैं इस कोई कंडीशन है डायबिटीज इतना रहे तो जाके आप वैक्सीनेशन लो, या फिर डायबिटीज बहुत ज्यादा तो अभी रुक जाओ आप? बस यही जानना था सर से। डॉक्टर राजीव रंजन, मैं चाहूंगी कि आप इनकी शंका को दूर करें। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि ये डायबिटिक हैं और इनका ब्लड शुगर 200 के आसपास रहता है और दूसरा इन्होंने कहा कि ये इंसुलिन लेते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन ऐसे भी इम्यूनो बूस्टर है, इंसुलिन लेने वाले की इम्यूनिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है, तो एक प्रोटेक्शन इनको ऐसे भी हो रहा है कि इम्यूनिटी इनका बढ़ा हुआ है
दूसरा ये बता रहे हैं कि शुगर इनका बहुत बढ़ा हुआ नहीं है, तो इनको बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए, अविलंब जाकर आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और आपका इंसुलिन से अगर कंट्रोल है तो ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल है तो थोड़ा डोज बढ़ा दें, एक आध यूनिट बढ़ाने से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिलहाल जो आप बता रहे हैं कि आपका कंट्रोल में है तो आपको तुरंत वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर उत्पल आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी भी कारणवश अगर एक शख्स ने पहली डोज ले ली लेकिन दूसरी डोज के लिए जो टर्म्स कंडीशन तय किए गए हैं, जो टेन्योर दिया गया है, उसमें अगर उसका वो दूसरा डोज मिस हो जाता है तो क्या इस वजह से किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है, या आप उसके बाद भी जाकर वैक्सीनेट हो सकते हैं? अभी इंडिया में दो तरह की वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। कोवैक्सीन जनरली दोनों का प्रिपरेशंस का जो मोड होता है वो अलग अलग होता है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इस बेसिस पे सरकार ने 4 to 6 वीक्स में सबसे ज्यादा जब एंटीबॉडीज बनती है उसके आधार पे गाइडेंस तय किया गया है कि 4 से 6 वीक के बीच में ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये इसके बाद उसका जो प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है। वही कोविशील्ड एक वेक्टर वायरस है और उसमें एविडेंस के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया है कि 8 से 12 वीक के बाद में लेना है। लेकिन किसी कारण से अगर 4 से 6 हफ्ते के बीच में अगर नहीं भी ले पाते हैं तभी ये रिकमेंडेड है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने सेकेंड डोज को ले ले। मतलब ये ऐसा नहीं है कि नुकसान पहुंचाएगा, ये इफेक्टिविटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है कि 4 से 6 हफ्ते में अगर के बाद में अगर किसी कारणवश अगर नहीं ले पा रहे हैं तो सेकेंड डोज को किसी तरह से भी नहीं ले। तो ये बिल्कुल कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और पहले सवाल में और मैं कंट्राइंडिकेशंस में मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो प्रेगनेंसी है, लैक्टेटिंग वुमेन है, या 12 साल से कम बच्चे हैं, या फिर जो कैंसर के पेशेंट्स है जो कीमोथेरेपी में है, यही 3 बेसिकली कंट्राइंडिकेशन है जिसमें कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है और वो रिलेटिव ही कंट्राइंडिकेशन है, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस नहीं है इन तीनों बीमारियों को छोड़ के। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं भागलपुर से, अजय। अजय, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी काफी एक्सपायर कर गए, तो उन्होंने कौन सा वैक्सीन लिया था, उनका डाटा हमको बताया जाए। ये तो पता करना बहुत मुश्किल है, और वो वैक्सीन के कारण एक्सपायर की या और भी कोई बीमारी थी, कोमॉर्बिडिटीज थी, ये इसके कारण से दोनों डोज लिया था कि नहीं, कितने एंटीबॉडी लेवल्स थे, ये बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये केवल एक एनेक्डोटल एक एविडेंस है कि कोई डॉक्टर जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड था उसके कारण भी कोविड के कारण से उनकी मृत्यु हो गई, इससे कोई कोरिलेशन नहीं है। इसलिए इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। दोनों ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो यहाँ अवेलेबल है इफेक्टिव एंटीबॉडी लेवल प्रोड्यूस कर रहा है, 2 डोज लेनी चाहिए और उससे सिवियरिटी जरूर कम हो रही है। अब आपके जो संपर्क में जो मित्र की डिमाइस हुई है, ये अभी ये पता नहीं है कि वो एक ही डोज लिया है, दोनों डोज लिया है, कितने दिन के बाद हुआ है, क्या कोमॉर्बिडिटीज थे, क्या किस एज में है, ये बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होता है जो कि किसी मॉर्टेलिटी या सिवियरिटी को डिपेंड करता है। इसको वैक्सीन से जोड़ना बिल्कुल ही गलत है, और दोनों ही वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड बहुत ही कारगर है, और इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंस करके आप अपने कॉन्फिडेंस को और मोरल को रखते हुए दोनों वैक्सीन को लें, और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, डिस्टेंसिंग हुआ, मास्किंग हुआ, ये सब चीज को मेंटेन रखिए। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव रंजन, आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इसी मेडिकली प्रोफेशन से वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो बात थी उससे उनका डर, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो नजर आ रहा था। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो पूछा उनका प्रश्न ये था कि हमारे कई डॉक्टर मित्र इस बीमारी से ग्रसित हो गए, उनका देहांत हो गया, उन्होंने वैक्सीनेशन अगर कराया था तो इसका डाटा आया। पहला बात कि उन्होंने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, बिना नाम पता के, बिना नंबर के, ये वेग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सिर्फ यही दिखाता है कि उनके अंदर एक सामान्य सा डर व्याप्त है, और इस डर से जनित ये प्रश्न है। तो हमने पहले ही कहा था कि आफत तो है, बीमारी तो है, इससे लड़ना है, साइंटिफिक बेसिस पर लड़ना है। एक डिक्टम है कि अगर कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज भी है। आज की तारीख में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। आज ज़रूर प्रॉब्लम ये हो गया है कि बीमार इतने ज़्यादा हैं कि उतना इलाज हम करने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। वो भी अब दौर धीरे धीरे गुजर रहा है और हम लोग सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। जो भी डेथ्स हुई हैं उसका वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन हुआ है, वैक्सीनेशन के बावजूद डेथ नहीं हुआ है। अगर किसी को मरना ही है और ऐसी बीमारी है जिसकी उसकी मौत को रोका नहीं जा सकता है,
तो उसके लिए वैक्सीनेशन को ब्लेम करना ये बहुत ही रिमोट इन्वॉल्वमेंट करके एक नेगेटिविटी के बारे में सोचना होगा। हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना है। वैक्सीनेशन से कोई मौत नहीं होती है, वैक्सीनेशन जीवनदायक है, वैक्सीनेशन का कोई विकल्प नहीं है। ये विश्वव्यापी आदर्श मेडिकल आधुनिक सोच है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैक्सीनेट एंड वैक्सीनेट। बिल्कुल, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस दिन आप अपने मन से इस डर को निकाल देते हैं, आधी जीत आप उसी दिन हासिल कर लेते हैं। और अगर आपके अंदर डर व्याप्त है तो आप एंटीबॉडी जनरेट होने के बावजूद भी आप कई तरह की समस्याओं का सामना भी करते हैं। और ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा अगर इम्यूनिटी कोई बूस्टर है तो आपका खुद का आत्मबल, आपका विश्वास है। इसे जरूर बनाकर रखें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शाहिद, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार शाहिद, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोरोना पेशेंट अगर कहीं पर थूकता हो तो उससे कोरोना फैलता है या नहीं? डॉक्टर उमेश कुमार बदानी, आप कोरोना मरीज को तो थूकना नहीं चाहिए जी। पहले ये सामान्य चीजें हैं, जो भी हो, कोरोना मरीज हो या नहीं मरीज हो, थूकना कभी भी एक अच्छी आदत नहीं है। हमारे यहाँ लोग खैनी खाते हैं, पान खाते हैं, ये सब कुटेव हमारे समाज में लगे हुए हैं। ये एक दिन में ये दूर नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग भी ऐसे करते पाए जाएं, जो भी सामने व्यक्ति रहें, उनको ये करने से मना करें। और अगर कर दिए हैं तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर या अन्य चीज़ों का घोल या स्पिरिट भी डाल दें। अगर वो क्योंकि कोरोना फैलने का यही पाया गया है कि मुंह से जो हम लोग बोलते हैं उस समय जो हम लोग जो कण पैदा होते हैं और जो खखार और नाक के बलगम में होता है, उसी से कोरोना दूसरे में फैलता है। तो थूकना कभी भी अच्छा चीज नहीं है, चाहे कोरोना हो या ना हो। तो जो भी इस तरह का काम करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। और जो अगर करते पाए जाएं, उनको आप जितना भी मलामत करना हो कीजिए, उनको मना कीजिए और उस जगह को बढ़िया से साबुन पानी से साफ कर दीजिए और उसको सूखा रखिए। अगर वो रोशनी का जगह है तो और अच्छी बात है, खिड़कियां खोल दें, क्योंकि रोशनी भी वायरस को मारता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दें। साफ सामाजिक सफाई रूप से आपको अपने व्यवहार में तब्दीली लाने की है। जरूरत है। आपको साफ सफाई जो हर जगह हर वक्त जरूरी है। इसका किसी संक्रमण से कोई सीधे तौर पर ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन आपकी दिनचर्या, आपके जीवन शैली, आपकी सोच पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर जरूर पड़ता है। तो ये साफ सफाई आपको अपने व्यवहार में और हर किसी को इसे जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, हम चाहेंगे विष्णु कुमार बांका से। विष्णु, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जब वैक्सीनेशन हो रहा था 45 से 100 वाला जी, उसी समय हम वैक्सीन लिए हैं जी। एक्चुअली मेरा 30 साल हो रहा था, लेकिन हम लोग सोशल वर्कर है तो पहले ले लिए। तो जैसा कि अफवाह है कि मतलब 30 वाले का वैक्सीन अलग है, 45 वाले का अलग है। जैसे हम लोग अभी दूसरा डोज लेने वाले हैं जी, तो अब ये 45 वाला डोज लेंगे कि 30 वाला लेंगे? कोविशील्ड हम लिए हैं। तो ये तो बहुत साधारण अच्छा सी, आपने पहली डोज जो ली होगी, दूसरी डोज भी आपको उसी वैक्सीन की लगेगी। फिर भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर राजीव रंजन, आप जरा क्लियर कर दीजिए। ये कंफ्यूजन भी लोगों के अंदर है। देखिए कि पहली अगर वैक्सीन ये लगी है तो दूसरी कौन सी लगेगी? देखिए, इनका कंफ्यूजन ये है कि ये 45 साल के बाद वाले लोगों को जो वैक्सीन पड़ना था, उसमें ये लाइन तोड़ के चले गए। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये असामाजिक कार्य इन्होंने किया कि उस लॉट में जाके ये 45 के नहीं होने के बावजूद ले लिए वैक्सीन। अब चूंकि ये चोरी से वैक्सीन ले लिए तो अब इनको डर लग रहा है कि अब हम जब 18 से 45 वाले लॉट में लेंगे तो अगर ये दोनों वैक्सीन अलग किस्म की वैक्सीन हुई तो हम चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इनके मन का चोर बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो स्लॉट बनाए गए हैं, जो पहला स्लॉट बनाया था सरकार ने, उसमें कहा था कि जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको हम देंगे और जो 45 साल के ऊपर वाले हैं उनको देंगे। तो उसमें ये चले गए, लेकिन दवा में कोई अंतर नहीं है, दवा एक ही है। इसलिए ये दवा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि इन्होंने कोवैक्सीन लिया है तो दोबारा कोवैक्सीन ही लें, अगर कोविशील्ड लिया है तो दोबारा कोविशील्ड ही लें, और इसके बाद ये इत्मीनान से ले सकते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन इनको एक दिक्कत जरूर होगी कि इनको जो कोविड का सर्टिफिकेट मिलता है वैक्सीनेशन का, वो इनको मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि पहला तो इन्होंने चुपके चोरी ले लिया है, अब दूसरा वाला इनका जेन्युइन होगा, तो अब दोनों मिला के इनको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ये अलग समस्या है। लेकिन इनको डोज में कोई अंतर नहीं है, दवा में कोई अंतर नहीं है, ये निश्चित रूप से जाके अगला इंजेक्शन लेके बीमारी से अपना बचाव कर ले और बीमारी फैलाने से समाज का बचाव कर दे। बिल्कुल। तो हमारे साथ और कोविशील्ड दोनों सारे डोज एक ही हैं, दोनों डोज में कोई अलग नहीं है। केवल स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन आई है उसमें दोनों डोज अलग अलग हैं, जो अभी भारत में मार्केटिंग नहीं की जा रही है, जल्दी ही होगा। लेकिन कोवैक्सीन और कोविशील्ड चाहे किसी उम्र को लगे, किसी भी समय लगे, सारे वैक्सीन एक हैं। तो इन्होंने जैसे भी लिया, इनको केवल वही ब्रांड का वैक्सीन लेना है, लेकिन वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है। उम्र में चूंकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है, बिल्कुल और जो लोग ज्यादा का जो बार लगाया गया था वो उनके लिए वो दिया गया था, रोकने के लिए लगाया गया था, अवेलेबिलिटी के अनुसार लगाया गया था, लेकिन उससे वैक्सीन के लेने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, और ये सभी लोगों को ध्यान रखना है कि पहली डोज आपने कोविशील्ड की ली है तो आप दूसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लेंगे। अगर आपने पहली डोज को वैक्सीन की ली है तो दूसरी डोज भी आपको कोवैक्सीन की ही लगेगी। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आपाधापी की जरूरत नहीं है। इस दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान जरूर रखें, ये बहुत खास हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं बेगूसराय से, कुद्दूस, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ को 11 अप्रैल को मैं कोविशील्ड लिया इंजेक्शन जी, फर्स्ट डोज, तो सेकेंड डोज आपका है जब इस बार जब से पहले था 6 से 8 सप्ताह, और उसके बाद हो गया 12 से 16 सप्ताह, तो किस पीरियड में लिया जाए? दूसरा चीज उसी को लिया जाए या कोई भी कोविशील्ड को लिया जा सकता है? तो देखिए डॉक्टर उमेश बदानी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इनको चूंकि सभी के कमोबेश एक ही सवाल है, लोग यही जानना चाह रहे हैं कि भाई टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया तो क्या करें, और क्या पहली डोज जिसके लिए क्या दूसरी डोज भी वही लगनी है? आप जरूर इनकी शंका को दूर कर दीजिए। कोविशील्ड में अभी जो नया मानक आया है, इसमें बीच के गैप को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन प्रक्रिया वही है। उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जैसे ही इनको अलॉटमेंट होगा, नंबर मिलेगा, इनको जाके कोविशील्ड ही लेना है। अभी डॉक्टर राजीव ने शुरू में बता दिया कि ये अध्ययन से पता चला है कि दूसरा डोज जो देते हैं वो पहले डोज को हम बूस्टर करते हैं, बढ़ाते हैं, और अभी जो संख्या जो वैक्सीन की आ रही है हमारे सप्लाई में, उसके लिए देखा गया है कि 8 से 12 हफ्तों में भी अगर हम कोविशील्ड को देते हैं तो जो प्रतिरोधक क्षमता है आदमी का, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और वो 8 से 12 हफ्तों में कोविशील्ड ले सकते हैं। तो ये सज्जन जो फोन किए हैं उनको अब रजिस्ट्रेशन करा करके 8 से 12 हफ्तों में जा करके दूसरा डोज कोविशील्ड का लेना चाहिए। और इस बीच में जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल करना है। ये सही है कि एक डोज के बाद भी शरीर में कुछ प्रतिरोधक क्षमता रहती है, जो दूसरे डोज के बाद और बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ती है। लेकिन तो देखिए, आपको इस गलतफहमी में नहीं पड़ना है कि आपने पहली डोज ले ली या दोनों ही डोज ले ली तो अब आपको सुरक्षा को दरकिनार कर देना है, अब आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे। आपको तब भी अपने व्यवहार में वही संजीदगी रखनी है जो आपने वैक्सीनेट होने से पहले रखी थी। कोरोना वैक्सीन के साथ जो अगर शंका आपके मन में है तो आप इस शंका को दूर कर लीजिए। वैक्सीन आपको सुरक्षा प्रदान करता है, इसका हिस्सा जरूर बने। ये जागरूकता आप अपने आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर उमेश कुमार बदानी, डॉक्टर उत्पल आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, और अपनी जानकारी से दूसरों को गलतफहमी से बचाने के लिए भी इस वक्त एक एक जानकारी लोगों को जीवन दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Children's Hospital, what is your emergency? कामयाबी से ज्यादा कमियां